हेलो गाइस, मेरा नाम सीमा है एंड आई एम फाइनेंशियल एडवाइज़र. रिसेंटली आई एम एसोसिएटेड विथ सेंट्रिसिटी फिनटेक, जहाँ पे मुझे एसोसिएट होने के बाद पता चला आई हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू ऑफर टू माई क्लाइंट्स. इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूचुअल फंड्स. बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है. उसमें से एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है P2P प्रोडक्ट, जो कि अभी इंडिया में स्टार्टिंग है इसके अभी, और इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में. इसी को ज़्यादा जानने के लिए किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, किस तरह से आप अपने पैसे को 1 डिजिट से डबल डिजिट रिटर्न ले सकते हैं, जानने के लिए मिस्टर मोहित गुड़गांव ब्रांच मैनेजर सेंट्रिसिटी से हैं, जो कि इसमें और आपको रोशनी डालेंगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या. वेलकम मोहित सर. Thank you ma'am, and welcome all viewers on behalf of Centricity. तो P2P के बारे में जैसा मैम आपने पूछा. हाँ जी सर, पहले मैं जानना चाहूँगी कि P2P एग्जैक्टली है क्या. थोड़ा इसको बताएं आप इन्वेस्टर्स को, सो दैट दे वुड नो. ओके, तो देखिए P2P इज़ RBI रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ लेंडर एंड बोरोवर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं. ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्दीनेस. और इसमें ये क्या है कि इट्स अ न्यू एज डेट अल्टरनेटिव एसेट क्लास, जहां इन्वेस्टर अपना डबल डिजिट में रिटर्न कमा सकता है और बहुत ही कम रिस्क के साथ. ओके, सो दिस इज कि यहाँ पे रिस्क नहीं है. तो रिस्क की अगर हम बात करें सर, तो देखिए जैसे लोग एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि जैसे आप बैंक्स का एग्जांपल लेके हम समझते हैं P2P क्या है. तो जनरली क्या होता है कि जब आप अपना कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में, FD में रखते हो बैंक में, तो बैंक भी उसको आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करता है, पैसा लैंड करता है, और वहाँ से जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसको वापस आती है, वो जो इंटरेस्ट वापस आती है वो उसका कुछ हिस्सा आपको दे देता है. तो इसमें क्या है कि एज अ मीडिएटर बैंक को एलिमिनेट कर दिया गया है, मतलब, और एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू एक AI बेस्ड एल्गोरिदम है, उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. बहुत सारे इसके तरीके हैं एग्जीक्यूट होने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये रिस्क से रिलेटेड है कुछ चीज़ें. ओके, तो जैसे रिस्क की बात कर रहे हैं अब सर, आप कह रहे हैं कि एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होता है. आई विल कम टू एस्क्रो अकाउंट ऑल्सो, बट उसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि लोगों का ना कि म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दे फील कि भाई ये रिस्क है, मे बी आर अमाउंट जो है वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. यहाँ पे अगर P2P में लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर अपने पैसे को रखते हैं, तो किस तरह के पैसे को, किस अमाउंट को रख सकते हैं, और उसमें रिस्क ऑफ रिटर्न क्या है? ओके, देखिए रिस्क तो हर जगह एसोसिएटेड है. अब बैंक में FD में भी रखें, वो भी रिस्क ही एक तरीके से. अगर वो FD का रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, somehow you're eating away your money or destroying your money, तो वो भी एक रिस्क है. लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करिए FD से, लिक्विड फंड से, जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये थोड़ा सा उससे मॉडरेट रिस्क आप बोल सकते हैं लेके ये अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि ये तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है नहीं. और इसका जो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन वाला मॉड्यूल है P2P का, और RBI ने इसको मद्देनज़र रखते हुए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके पीछे जो रखा है जो RBI का, तो आप भी जानते हैं RBI वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मतलब रेगुलेटर है, और ही नोन फॉर देयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन को अगर थोड़ा सा सर, अगर इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो जाएगा, तो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन इज इन सच अ वे कि अगर आप एज अ लैंडर, आपने ये प्लेटफॉर्म पे आप लैंड करने के लिए किसी को, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेंडर इज अ इन्वेस्टर इन दिस, तो आपने 1 लाख रुपया डाला, इसमें इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया है वो किसी आगे ये प्लेटफॉर्म किसी न किसी बोरोवर जो जिनको उधार चाहिए वो भी अप्लाई करते हैं सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, तो 1 लाख रुपया वो बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है. सपोज 20,000, 30,000 में भी 50,000 लोगों में 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया करके ऐसे डाइवर्सिफाई हो जाता है कहीं ना कहीं. तो उससे जो डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं. छोटे छोटे डिफॉल्ट्स भी होंगे, 2-4 लोग कर भी गए तो 2-4 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और ये काम ऐसे करता है कि सपोज करो कोई जो बोरोवर है उसने अप्लाई करा है इस पैसे को लेने के लिए, लोन लेने के लिए,
तो जैसे ही वो पैन आधार अपना डालता है, कहीं मोर देन 500 पैरामीटर्स पे उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक की जाती है। Okay. अगर वो इसके लिए एलिजिबल है लोन के लिए, तो उसको बताएगा कि आप इतने लोन के एलिजिबल हो, और फिर वो डिसबर्समेंट होती है। और ज़्यादातर लोन बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं और अमाउंट भी बहुत शॉर्ट होता है। 90% लोन जो होते हैं इनके विद इन 6 मंथ्स के होते हैं, जो टेन्योर होता है। और कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है वो भी 1 लाख से कम होता है। 70-75% जो अमाउंट्स होते हैं ऐसे ही होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से रिस्क है वो कम हो जाता है। हाँ, ग्रेट सर। और कहीं ना कहीं जो रिस्क के एवज में जो रिवॉर्ड है आपका, जो 6% आप एफडी में मिल रहा है, आपको 12% तक यहाँ मिल रहा है। ग्रेट, तो या वो एज अ risk रिवॉर्ड नहीं, डेफिनेटली, reward है, yes, राइट। yes। और सबसे रिस्क, जो सबसे ज़्यादा रिस्क अगर था या तो कोविड के टाइम में था। कोविड के टाइम में जो ये P2P प्लेटफॉर्म है, जितने भी हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था उससे ज़्यादा दिया था रिटर्न। ओके, तो उस टाइम अगर पूरा दुनिया जब इधर उधर हो गई थी, उस टाइम अगर सही है तो अभी भी आई थिंक इट्स गोइंग। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फेथ होगा इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली कि और अगर कोविड के ऑलरेडी है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 25,000 करोड़ का AUM इस P2P इंडस्ट्री की है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1 लाख करोड़ टू 1 लाख करोड़ बाय 2025। ग्रेट, ग्रेट। सर, अभी आप बता रहे थे कि ये जो सारा मैकेनिज्म है ये एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होता है, तो थोड़ा सा अगर मेरे इन्वेस्टर्स को बताएं आप कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एस्क्रो अकाउंट और कैसे इसके थ्रू ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट ऐसा होता है कि ये जो एक RBI ने इसको रेगुलेशन के तहत लाने के लिए बोला, तो इसमें एक एस्क्रो अकाउंट खोला गया है कंपनियों द्वारा, जो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे लेनदेन है, लिक्विड लोन है। लेनदेन के केस में ICICI जो एस्क्रो अकाउंट है। तो ये लेनदेन जो प्लेटफॉर्म है, इसके पास आपका पैसा नहीं रहता। लेंडर जो लैंड किया है पैसा, और बरोबर उनका पैसा जो इंटरेस्ट आता है वहाँ से बदले में लोन लेने के बाद, और प्रिंसिपल वो P2P प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, तो एस्क्रो अकाउंट में आता है और वहीं से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। बस उसके पास एक राइट होता है P2P प्लेटफॉर्म्स के पास कि वहाँ से वो अपना प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फीस ले सकते हैं। वो भी तब ले सकते हैं जो उन्होंने कमिटमेंट की है रिटर्न, कि मैं 12% दूंगा, उसके बाद ही वो अपना उसमें से ले सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज कल मैं भी सुन रही थी कि they can't charge their fee until and unless they deliver the returns Committed. what they committed. Yes. Yes, that's true. And this is a very एक strong point है कि जब तक हम profit नहीं deliver करते हैं तब तक हम we are not liable to take the charges or anything. Okay, so this is how it works. Great. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us. And तो I hope कि आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बिकॉज P2P इज़ अ डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट, न्यू अभी यहाँ पे इंडिया में है। बट जैसा मोहित जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि किस तरह से ये सिक्योर है, किस तरह से ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, और द मेन थिंग इज़ दैट कि RBI इसको रेगुलेट करती है। तो RBI, SEBI, IRDA, दिस ऑल आर अथॉरिटी इन इंडिया जो कि अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेट करती है। रेगुलेटरी होने की वजह से चीज़ें बहुत सेफ हो गई हैं, और इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री। तो यहाँ पे आप अपने सेविंग अकाउंट के पैसे को, FD के पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़े टाइम के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। जस्ट ऐड ऑन टू दिस थिंग्स, क्योंकि मार्केट में कुछ रूमर्स भी होती हैं, फैलाई जाती हैं कि P2P जो है ये पहले किसी कंट्रीज में उतना बढ़िया से काम नहीं किया, जैसे चाइना को लेके ही बोला जाता है। तो हम ना कभी चाइना और अपनी इकोनॉमी का ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना का इकोनॉमी अब भी ग्रोइंग है, हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ और है, हमारी कुछ और है। राइट। हमारा रेगुलेटर RBI है, जो वर्ल्ड वाइड अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए कितनी बार एक्नॉलेज किया जा चुका है। तो अगर हम कंपैरिजन कभी भी करें तो एप्पल टू एप्पल हमें कंपैरिजन करना चाहिए। अब लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो चाइना में जो स्टॉक मार्केट जो जैसे बिहेव किया है, वहाँ जैसा चला है लास्ट 2 इयर्स में -14% का रिटर्न है। वही अगर अब इंडिया का देखें तो पॉजिटिव, आई थिंक डेफिनेटली वी कैन से 20% इन 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स, मोर देन दैट इनफैक्ट। राइट। तो हम इस अफवाह को नज़रअंदाज करते हुए अगर पूरी तरीके से इसके तह में जाएं तो हमें कुछ और मिलेगा, क्योंकि सभी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इकोनॉमी कंडीशंस हैं। और आफ्टर कोविड इंडिया
को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा देखा है। जा रहा है, बिल्कुल सही। इनका ग्रोथ स्टोरी इज टोटली डिफरेंट बिकॉज आर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वर्किंग लाइक दैट, और हमारा स्टाइल हमें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिल रही है इन चीज़ों को लेके, और चाइना के साथ इसके टोटली विपरीत हो रहा है चीज़। ग्रेट, सो होप इट इज़ हेल्पफुल। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अस। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, सी यू सून विद अदर टॉपिक्स। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।